नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। रोजाना बहुत सारे अहम सवाल जो बहुत सारी अहम खबरों अहम मामलात से जुड़े हुए होते हैं, वो सवालात लेकर हम आपके साथ हाजिर होते हैं। और पिछले बहुत सारे दिनों से, इनफैक्ट जब से अमेरिका ने इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, इस जंग को लेकर ही रोजाना सवालात जो आपके हमारे जहनों में होते हैं वो हम मुख्तलिफ तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। आज से 2 रोज पहले सवाल ये था कि जब मुज़ाकरात हो रहे होंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान के अंदर, तो दोनों जानिब से क्या शराइत रखी जाएंगी। उसके बाद हमने देखा कि सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि आया ये मुज़ाकरात हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि कोई माहौल बनता दिखाई नहीं दे रहा था, खासतौर पर ईरान की जानिब से। फिर ये सवाल हुआ क्योंकि आज सुबह 22 अप्रैल सुबह 4:50 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये जो सीज फायर है, इसकी जो मुद्दत है, जो वक्त है, वो खत्म होने जा रहा था। और कल हमारे प्रोग्राम में सवाल ये था कि क्या सीज फायर में एक्सटेंशन दे रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप इसकी बात करेंगे या नहीं करेंगे। और फिर से हम देखेंगे कि खुदा न खास्ता ईरान जो है वो फिर से अंडर अटैक होगा अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से। फिर हमने देखा कि जैसे लास्ट टाइम हुआ था, पाकिस्तान ने इंटरवीन किया। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक से, जिस तरह से पहले पाकिस्तान तहम्मुल के मुजाहरे के लिए रिक्वेस्ट करता आया है, उसी तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका से बात की। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से हम ये जो सीज फायर है दोनों ममालिक के दरमियान, इसमें एक्सटेंशन कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन कितनी देर के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है ये नहीं बताया गया। उसके बाद आज हमने देखा कि एक अमेरिकी जरीदे को इंटरव्यू दिया जाता है, कुछ टीवी चैनल से बात की जाती है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और उनका कहना उसमें ये होता है कि जो सीज फायर है ये ज्यादा से ज्यादा 3 और हो सकता है कि मैक्सिमम अगर चला जाए तो 5 दिन तक चला जाएगा, उससे ज्यादा हम वेट नहीं कर रहे होंगे। अब ये वेट किस चीज का किया जा रहा है? वेट किया जा रहा है ईरान की जानिब से एक समझ लीजिए कि मुस्बत जवाब का, क्योंकि फाइन हम पाकिस्तान आ रहे होंगे या किसी भी मुल्क में जहां हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान ही में दोनों ममालिक करना चाहते हैं, दोनों ममालिक ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है। कहा यह गया कि अब देखना यह है कि ईरान इसका मुस्बत जवाब देता है या नहीं देता है। लेकिन ईरान की जानिब से एक ही मुतालिबा जो अभी तक वजह समझ में आ रही है इस डेडलॉक की, वो ये है कि जो ईरान में अबनाए हॉर्मज़ में जो एक ब्लॉकेड बना रखा है अमेरिका ने, उस ब्लॉकेड को जब तक खत्म नहीं किया जाता ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आ रहा होगा। अब क्या वाकई वजह यही है इन मुज़ाकरात में डेडलॉक की? ये रीजंस कुछ और हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ईगो भी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ रहनुमा इसमें दिखा रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे बयान ऐसे देते हैं जिससे लगता है कि वो सुलह की जानिब नहीं बल्कि जंग की जानिब ही माइल हैं। धमकियां उनकी तरफ से बाकायदा दी जा रही हैं। अब ये धमकियों के इस बौछार में क्या ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? क्या सीज फायर में एक्सटेंशन की अच्छी खबर के बाद ईरान की जानिब से कोई अच्छी खबर आ सकती है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे जी। साबिक के मंदूब रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। इनके नाम से खबरों से दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स आगाह है। मैं बात कर रही हूँ मुनीर अकरम साहब की। तकरीबन निस्फ सदी का तजुर्बा रखते हैं सिफारतकारी में। तो इनसे बेहतर कौन हमें ये समझा सकता है कि कहाँ दोनों ममालिक की तरफ से अगर हुई या किसी एक मुल्क की तरफ से हुई सिफारतकारी में, कहाँ पर कोई ऐसी गलती, कोई खामी सामने आई है जिसकी वजह से ये जो मुज़ाकरात हैं ये तातुल का या यूं कह लीजिए कि डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। मुनीर अकरम साहब वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे शुक्रिया। प्रोग्राम के लिए। मुनीर अकरम साहब, सर जानना हम आपसे सबसे पहले तो ये चाह रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है ये जो डेडलॉक आया है? बहुत सारे लोग, खासतौर पर जो अमेरिकी हुकूमत के हमें हिमायती दिखाई देते हैं, वो ये कहते हैं कि जी ईरान है जिम्मेदार। और ईरान की बात करें तो ईरान सारी की सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर डालता हुआ दिखाई देता है। सर आपका तज्जिया क्या कहता है? ये देखें, इसमें इल्जाम तो दोनों तरफ लग सकता है, पर हमने थोड़ी सी देखना है कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था और क्या वजह है जिसमें ये इम्पास हो गया है। पहली चीज आपको याद होगी कि जब हमने पहला सीज फायर मनवाया था, तो उस वक्त ईरान ने मान लिया था कि हॉर्मुज के स्ट्रेट को खोल देगा इन कोऑर्डिनेशन विद द मिलिट्री अथॉरिटीज, पर उन्होंने कहा था कि हम खोल देंगे। ऐसा है। उसके बाद में लेबनान पर इजरायली हमला हुआ और उसकी वजह से फिर ईरान ने कहा कि हम नहीं खोलते हैं।
फिर पाकिस्तान ने सिफारती तौर पर अमेरिका से बात की और ट्रंप साहब ने फिर इजराइल को रोक दिया और वहां सीज फायर हो गया लेबनान में। उसके बाद में ऐलान ईरान से आया कि जी हॉर्मुज़ खुल गया, हमने खोल दिया। उसके बाद में अमेरिका ट्रंप साहब ने कहा कि ये बड़ी अच्छी खबर है कि हॉर्मुज़ खुल गया है, पर जो हमारा ब्लॉकेड है, जो हमने ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड लगाया, वो नहीं हमने उठाया, वो जारी है। उसके बाद में ईरान ने कहा कि अगर वो जारी है तो फिर हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड भी जारी है। अब ये मसला है कि एक तरफ से अमेरिका का ब्लॉकेड है, दूसरी तरफ से ईरान का ब्लॉकेड है हॉर्मुज़ के ऊपर। ये मसला है। मेरे ख्याल में ये मसला अगर हल होता है तो मुज़ाकरात वापस जारी हो सकते हैं। क्या ये और मसला हल हो इसमें सकता है और क्या ये मसला जुमे तक हल हो रहा होगा? बिकॉज़ जो इंटरव्यू दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें उन्होंने कहा कि जुमे तक मुज़ाकरात जो हैं वो मुतवक्के हैं। इतने पुरुम्मीद कैसे हैं या इतना बिल्कुल बहुत यकीन से, बहुत एतमाद से वो ये कैसे कह सकते हैं? ये देखें, इस किस्म की जो बयानात होते हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। और ये ऑब्वियसली प्रेशर डालना चाहते हैं ईरान के ऊपर कि अगर जुमे तक नहीं किया तो हमला शुरू हो जाएगा। हाँ, ठीक। मेरे ख्याल में ईरानी हिलेंगे नहीं। अगर मुआहदा होगा तो दोनों ब्लॉकेड भी खुलना है और हॉर्मुज़ का जो स्ट्रेट ईरान ने लगाया ब्लॉकेड, ये दोनों ब्लॉकेड को हटाना होगा एक साथ, मेरी नज़र। तो हमारी जो सिफारतकारी है या जो कुछ भी कॉन्टैक्ट्स जारी हैं, मेरे ख्याल में इसी तरफ हमने जाना चाहिए कि जी साइमल्टेनियस लिफ्टिंग ऑफ द ब्लॉकेड, जो दोनों ब्लॉकेड हैं, उन दोनों को साथ में हटाएं। मेरे ख्याल में ठीक अगर है। वो हो जाता है तो मुज़ाकरात वापस जारी हो सकती हैं, सेकंड ये राउंड बड़ी इस एक ज़बरदस्त तजवीज़ है कि दोनों ममालिक जो हैं वो साथ में इस ब्लॉकेट को हटाएँ, ताकि एतमाद साज़ी जो है वो बढ़ सके और मुज़ाकरात का ये सिलसिला हो सके। और आप बार-बार अपनी गुफ्तगू में ख़ास तौर पर इस हिस्से में आपने पाकिस्तान का ज़िक्र फ़रमाया है। मैं उस पर यकीनन आऊँगी, हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे होंगे। पाकिस्तान का किरदार यकीनन इसमें बड़ा अहम है। इनफैक्ट पाकिस्तान ही का किरदार अहम है। बाकी ममालिक ने जो किया, नेटो ने जो किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो किया, वो सर आपके हमारे हम सबके सामने है। सर ये बता दीजिएगा कि ईरान की जानिब से आज जो एक बयान आया है कि कोई भी मुल्क जो है किसी दूसरे मुल्क से जब इस तरह के मामलात पे मुज़ाकरात कर रहा होता है तो वो अपने मफादात को सामने रखता है। सर अभी ईरान के क्या मफादात हैं? इमीडिएट मफाद की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि अब नाए हर्मस को खोल दिया जाए, ब्लॉकेड उसका खत्म कर दिया जाए। ईरान के क्या ऐसे मफादात हो सकते हैं जो टेबल तक अगर बात पहुंचती है, मुज़ाकरात तक अगर बात पहुंचती है, तो वो हमारे सामने आएँगे? पहली वाली शराइत तो हमारे सामने है ही। ये देखें, ये जो मुज़ाकरात में जो पहले जो मसले थे, वो मसले थे एक तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो अमेरिका चाहता है उसको बंद करने के लिए वो था। उसके साथ जुड़ा हुआ था कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, उसको हटाना जो है उस पे फैसले करवाने। ये दो जी, जी। ये दो मसले जो कोर इश्यूज थे और ये जुड़े हुए हैं दोनों मसले। क्योंकि जी। अगर ईरान कोई एग्रीमेंट देगा न्यूक्लियर पे तो वो चाहता है कि जो उसके ऊपर जो सैंक्शन लगी हुई है वो हटाया जाए, उनको एक्सेस मिल जाए अपने पैसे का, तिजारत करने का, वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में अगर जैसे ये जो अब मुश्किलात जो भी पेश आगे आ गई है ये ब्लॉकेड की वजह से, अगर ये हट जाती है तो फिर मुज़ाकरात वापस जारी हो सकते हैं और ये इन मसलों पर फोकस होगा और इन मसलों को हल करना होगा मुआहदा होने के लिए। और सर इन मसलों पर को हल करने के लिए जैसे आपने खुद ज़िक्र फरमाया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है।
सर, चूँकि आपका सिफ़ारतकारी में एक बहुत वसी तजुर्बा है। हम तक वो चीज़ें आ रही हैं, वो खबरें आ रही हैं जो सबके सामने हैं। सर, बैकडोर कुछ बैकग्राउंड में भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, पाकिस्तान में आने से पहले भी कुछ मामलात तय हो रहे हैं, कहीं न कहीं कोई गुफ्तगू हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान सर? ये देखें, पाकिस्तान की सिफारतकारी जहाँ तक मुझे इल्म है, वो तो शुरू से जारी है। हुँ, जंग होने से पहले हमने जंग रोकने की कोशिश की। उसमें ठीक। भी कुछ एक्सचेंजेस हुए कि किस जी, जी, चीज़ पे जी। मुआहदा हो सकता है, हुँ, नहीं हो सकता। जंग के दौरान भी हमने कोशिश की। जो पहला राउंड हुआ इस्लामाबाद में, वहाँ भी बहुत कोशिश, हमारी कोशिशों की वजह से दोनों तरफ ने कहा कि प्रोग्रेस हुई है, कि कोई मसले ऐसे हैं जिसके ऊपर इत्तेफाक हो गया है हुँ, और हुँ। बड़े-बड़े कुछ मसले रह गए थे। ठीक है? तो हमारी सिफारतकारी तो जारी होगी और इस वक़्त भी जारी होगी। मुझे इल्म पूरा नहीं है, पर मुझे इत्मीनान है कि हमारी सिफारतकारी जारी है। हमने पहला मसला तो ये ब्लॉकेड का हल करना है। ये अगर हुँ। हल कर सकते हैं तो फिर दूसरा राउंड हो सकता है। उस राउंड में फिर सही न्यूक्लियर हो इश्यू गया। के सर, मुझे वगैरह-वगैरह। ब्रेक पर जाना है। मेरी हमेशा ख़्वाहिश होती है आप जब प्रोग्राम में होते हैं तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वक़्त की किल्लत जो है सर वो आड़े आ जाती है। लेकिन बहुत शुक्रिया मनीर अकरम साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है पाकिस्तान की सिफ़ारतकारी जारी है। दोनों ममालिक से बातचीत की जा रही है तो इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि मुज़ाकरात तो अभी हो रहे हैं। हमें बरह-रास्त मुज़ाकरात की उम्मीद है। हम उसके लिए दुआ को भी हैं कि पाकिस्तान में ये दोनों ममालिक के वफ़ूद जो हैं वो जल्द आ रहे हों। ट्रंप ने दावा किया है फ्राइडे तक मुज़ाकरात हो रहे होंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छी उम्मीद के साथ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बोलते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ईरान अमेरिका जंग को लेकर सिफारती मैदान में क्या हो रहा है। ये तो हमने मुनीर अकरम साहब से जान लिया। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो भी हमने आपसे शेयर कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ईरान का क्या मौकिफ है, ये सब आपने हमारे पहले सेगमेंट में जाना। अब जब सिफारती मैदान का हम जिक्र कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जंगी मैदान के अंदर क्या सिचुएशन है और क्या सिचुएशन हो सकती है अगर सीज फायर एक्सटेंड नहीं होता है। तो ये जानने के लिए हम राबता कर रहे होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हैं, उनसे बात करते हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपने मेरे प्रोग्राम के लिए सर वक्त निकाला। सर, ये किसी भी मुल्क की जो बहरी नाकाबंदी होती है, ये हम सभी जानते हैं कि खुद एक एक्ट ऑफ वॉर है। लेकिन ये एक्ट करके आपको नहीं लगता कि साथ में जब आप सीज़ फायर में तौसीह कर रहे होते हैं, तो आप 2 मुत्तज़ाद इक़दामात कर रहे होते हैं और आप दूसरे मुल्क को प्रोवोक कर रहे होते हैं कि ठीक है जी, मैं तो ये कर रहा हूँ, तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मुल्क जिसकी आपने नाकाबंदी कर रखी है बहरी तौर पर, वो आएगा मुज़ाकरात की टेबल पर सर? ये बात बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है और बड़ा अच्छा पॉइंट आप रेज़ कर रही हैं। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर जब जंगें लड़ी जाती हैं ना, मुख्तलिफ ममालिक आपस में हालत जंग में जाते हैं, तो सर। सबसे पहली बात ये होती है, आपकी कामयाबी की जो चाबी है वो इसमें है कि आपकी काज़ ऑफ वार क्या है? आप क्यों हुँ, फाइट कर रहे हैं? वो जो हुँ, काज़ ऑफ वार है, अगर वो जेन्युइन हो, तो उससे आपकी जो फोर्सेस है और आपकी कौम है, उसके अंदर विल टू फाइट जनरेट होती है। ये मैं मिलिट्री बिल्कुल। टर्मिनोलॉजीज श्योर, मैं आपको बता श्योर। रहा हूँ। अच्छा, जी। तो आप ये देखें कि अमेरिका की काज़ ऑफ वार तो कुछ भी नहीं थी। जो नेतन्याहू ने कहा, पहले प्रेसिडेंट उनकी उसकी बात नहीं मानते रहे। अभी इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये फैदर लूंगा और मैं उसको गर्क कर देता हूँ रातों रात पूरी सिविलाइजेशन को, ये वो। तो काज़ा वार नहीं थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ईरान के पास काज़ा वार है, उनका सर्वाइवल एट स्टेक है।
दे नो कि हमारी तो बैक पीछे वॉल के साथ है, तो इसलिए उनके अंदर विल टू फाइट है, रेजिस्टेंस है। तो एक मुल्क जिसका डिफेंस बजट कोई 1.5 ट्रिलियन डॉलर है, उसका मुकाबला एक ऐसा मुल्क कर रहा है जिसका कोई 31 बिलियन डॉलर का है, और उसने डिफीट नहीं हुई हुआ। और जब वो डिफीट नहीं हुआ तो वो फिर फाते है। और अगर बड़ी ताकत जो है वो जीत नहीं सकी तो वो लूज कर गई है। तो ये सिचुएशन है। और तो इसमें सर जो ये मिलिटरी जीत न सकना जो है सर, यही बेसिक एक रीजन है जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बार बार धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि सर ये जो उनकी धमकियां हैं ये कहीं ना कहीं ये जाहिर करती हैं कि वो ईरान को दबाव में लाना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान हमें दबाव में आता हुआ दिखाई नहीं देता। तो ये ऐसा नहीं लगता कि एक तरह से खुद कहीं ना कहीं ऐसे बयान देकर डोनाल्ड ट्रंप इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि मुज़ाकरात में या सारे मामले में उनकी जो पोजीशन है वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी ईरान की है? देखिए बात ये है ना, आसमा के वो आंसरेबल हैं टू देयर ओन पीपल। अमेरिका में वहां भी लॉबिंग है, वो पॉलिटिशियन है, उन्होंने वोट लेने हैं। तो जिन लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, अभी उसमें अमेरिका के अंदर 70% लोगों को खिलाफ हो गए हैं कि आपने तो कहा था कि जंगे नहीं लड़ेंगे और आपने ये क्या किया, और इसका कोई काज ही नहीं थी, कोई रीजन नहीं था कि आप चले गए। और फिर नेटो के कंट्रीज, हम ये जो तारीख है पूरी नेटो की, उसमें कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो कहें कि अनलॉफुल वॉर आप लड़ रहे हो। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि देखें, जिस कानून, बैन अवी कानून की मुझे प्रोटेक्शन है, मैं उसको वायलेट कैसे करूं। तो ये मतलब है, ये उनकी गलती थी। तो अभी एक हजीमत है, एक शर्मिंदगी है, एक लोगों को बताना है कि हम जीत गए, हमने उनकी एयर भी तबाह कर दिया, वो भी तबाह कर दिया, वो किया। तो फिर मुज़ाकरात किस चीज के कर रहे हैं अगर सब कुछ तबाह कर दिया? तो पॉइंट ये है कि एट द एंड आएंगे बातचीत के ऊपर। आप देखेंगी विंस्टन चर्चिल ने बड़ा ठीक कहा था कि अमेरिकन जो है पहले सारी आखिर में एक ठीक ऑप्शन पे आते हैं, लेकिन पहले सारी जो गलत ऑप्शन है उनको एक्सरसाइज करके आते हैं। आप ये देखें कि सीज फायर उनकी भी नीड है, सीज फायर ईरान की भी नीड है। ईरान तो ईरानी के वार मोंगरर नहीं है, वार नहीं चाहता था। तो मेरे ख्याल में इनकी बातचीत तो हो जाएगी, लेकिन ये जो है इट्स इन अ बैड टेस्ट। आपने बड़ा राइटली कहा कि देखिए बात ये होती है कि आप सीज फायर किया है, साथ आप कहते हैं कि हमने आपकी पोर्ट्स की नाकाबंदी की है। नाकाबंदी इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वार मिलिट्री टर्मिनोलॉजी जी में, जी और आप हालत जंग में हो जाते हैं। तो आप ये किसको क्या बता रहे हैं? यानी दुनिया बेवकूफ है, पागल है, उनका कोई माइंड नहीं है या इंटेलेक्ट का लेवल नहीं है। तो आपने अगर बातचीत करनी है उनसे, टेबल पे बिठाएं। इन दी लॉन्ग रन अगर डिप्लोमेसी को समझे ट्रंप, तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग ईरान इन दिस रीजन, देयर फ्रेंड एज देयर फ्रेंड, कैन बी देयर स्ट्रेंथ इन दिस एरिया। और वो उसके पास तेल के जखीरे हैं सबके। आप तेल के जखीरे आप कहते हैं कि जी हमें चाहिए, वेनेजुएला का भी, इनका भी, और एक्चुअली यू वांट टू डिनाई दैट टू द चाइनीज कि भाई किसी और को, ताकि उनकी इंडस्ट्री रुक जाए और ये वो। तो मेरे जी ख्याल जी में इट इज ऑल इन अ बैड टेस्ट। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिएगा कि आज ईरान की जानिब से दावा किया गया, इनफैक्ट ईरानी मीडिया में ये खबर हमें बहुत ज्यादा आती हुई दिखाई दी कि अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 जहाज जो है इनको कब्जे में लिया गया, एक उनमें से इजरायली जहाज है। तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर आने की बजाय हमें रिएक्शन देता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो रिएक्शन है, इससे आपको नहीं लगता कि मुज़ाकरात के लिए जो बार-बार अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है, ये खुदा न खास्ता चीज़ कहीं मुतासिर हो सकती है या रुक सकती है? और क्या आपको लगता है कि मज़ीद रिएक्शन को अपने बढ़ाते हुए खलीजी ममालिक पर दोबारा से ईरान जो है अटैक्स कर सकता है, अगर नेक्स्ट 3 टू 5 डेज़ में मुज़ाकरात नहीं हो रहे होते? देखिए, ईरान के ये जो एक्शंस है ना, ये डिफेंसिव एक्शंस हैं। बिकॉज देखिए, आपने सीज फायर ऐलान करके उनकी नाकाबंदी की हुई है, और आप ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मूज जो उनकी एक एक सी की टेरिटरी है, जो जी राइटफुल जी उनका लॉ है, वो उसमें वो नहीं जा सकते, लेकिन बाकी दुनिया चला सकते हैं, हम उनको लगा रहे बाकी हैं। तो बिल्कुल, दैट इज भाई बिल्कुल। वो डिफेंस के लिए, अपने डिफेंस के लिए वो कर रहे हैं। आज ये कह दें कि उनकी नाकाबंदी खत्म है, तो वो स्टेट हार्मूज को खोल देंगे, और फिर बैठ के पहले स्टाफ लेवल पे बात होती है। हाई लेवल के ऊपर डायलॉग नहीं होते, हाई लेवल के ऊपर सिर्फ वहां के सिग्नेचर्स होते हैं,
अगर उधर से वाइस प्रेसिडेंट आना है या ट्रंप आना चाहता है और इधर से इनके स्पीकर आने चाहते हैं, तो पहले लोअर लेवल पे मोडालिटीज को तय कर ले और करके तो फिर आए और इसको खत्म करें। बिकॉज पूरी दुनिया जो है वो इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ी तकलीफ के अंदर है और बहुत से लोगों के माली हालात, और एक रिसेशन है और एक बैन अवी रिसेशन इज इन दी ऑफिंग, और इसी तरह जो कीमतें चढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन है और लोगों के और बड़े मसाइल है, और इसका सारा इल्जाम अमेरिका और बड़े इजराइल पे मसाइल है। का आपने खुद ही जिक्र कर दिया। इस वक्त एक बड़े मुल्क के लिए एक बड़ा मसला जो है वो इस जंग से निकलना बना हुआ है। अमेरिका की ज़ाहिर है मैं बात कर रही हूँ। तो सर इस जंग से निकलने के लिए अब ऑप्शंस क्या हैं अमेरिका के पास, अगर इन केस ईरान नहीं मानता है, मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आता, ऑप्शंस क्या है नाकाबंदी के अलावा? अमेरिका ये कहे कि हम जीत गए, वो अपनी पब्लिक के लिए उन्होंने कहना है हमने उनका ये सब कुछ तबाह कर दिया है, अभी उनके पास कुछ ठीक है। नहीं है, तो हम उनका ब्लॉकेड हटाते हैं, क्योंकि एक कंट्री का अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ ये उनकी इलाकत है, और हम हटाते हैं। वो स्टेट ऑफ हार्मूज को खोल दें, न्यूक्लियर के ऊपर इनकी बात हो जाए, जो उनका लॉ राइट है वो उनको राइट दे, और उनके साथ दुश्मनी की बजाय दोस्ती पैदा करने की कोशिश करें और टेबल पे आए, और ये एक लैंडमार्क ट्रीटी हो जाएगी, एक एग्रीमेंट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में बड़ा पंथ दिखाना है, बिकॉज अमेरिका इज अ वेरी बिग कंट्री और एक कॉन्टिनेंट है, और उसका इतना बड़ा अरे दिल होना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त बात कर दी आपने जनरल साहब कि बड़ा मुल्क है तो बड़ापन भी दिखाना होगा, बड़े दिल का भी मुजाहरा करना होगा। अल्लाह करे ऐसा हो। बड़ी जबरदस्त आपने बात की है जनरल अब्दुल कयूम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सर आपने अपना तज्जिया शेयर किया अपना से, बहुत शुक्रिया सर इसके लिए। नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कुछ आलमी सतह पर जो जंग हो रही है उसकी तो हमने बात कर ली। अब कुछ सियासी अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासत की हम बात करते हैं, तो एक सियासी जमात की किसी और सियासी जमात से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से आपस में ही जंग दिखाई दे रही है। पीटीआई के अंदर ये जंग हो रही है, झड़पें हो रही हैं, मामला खराब हो रहे हैं। क्यों खराब हो रहे हैं कुछ जानने की समझने की कोशिश करेंगे। शफी जान साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जो पहले हमारे आज दो शो के सेगमेंट्स थे वो थे उस जंग के हवाले से जिससे तकरीबन पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था। पूरी दुनिया की मईशतें उससे हमने देखा कि बहुत ज्यादा ज़बूहाली का शिकार हमें दिखाई दी थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आ रहे थे। लेकिन अभी हम एक ऐसी जंग की बात करने जा रहे हैं जो एक जमात के अंदर छिड़ी हुई हमें दिखाई देती है। उसी जंग पर बात करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है। हो सकता है वो मेरे इस जंग के लफ्ज पर एतराज कर रहे हूँ, लेकिन इसके जवाब में उनके पास क्या होगा ये जानने के लिए उनके सामने सवाल रखेंगे। सवाल हम ये रखेंगे कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात होने का दावा करने वाली जो पार्टी है पीटीआई, उसके अपने अंदर इतने ज्यादा इख्तलाफात क्यों हैं? क्यों वो ओपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर पा रही है सिर्फ और सिर्फ अपने इन बाहमी इख्तलाफात को लेकर? और इस पर बात करने के लिए जी हमारे साथ मौजूद हैं शफी जान साहब। आप जानते हैं कि वज़ीर आला केपी के मुआविन हैं इत्तलात के महकमे को लेकर, इत्तलात के मामले को लेकर। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शफी जान साहब, मौसम जो है इस्लामाबाद का वो कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ तो इस्लामाबाद का जिक्र करूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि पीटीआई का मौसम जो है वो लगता है कि सिर्फ खफगियों के मौसम पर आकर ठहर गया है। पहले हमने देखा गंडापुर साहब, फिर अलीमा खान साहिबा हमें बड़ी नाराज गुस्से में दिखाई देती रही, सलमान अकरम राजा साहब, और अब महमूद खान अचकजई साहब। चल क्या रहा है सर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो बिल्कुल वोटर के एतबार से हो या सीटों के एतबार से हो या पार्लियामान में जो हमारी सीट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है। शफी साहब एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगी। मैंने ये अर्ज की कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने का आप दावा करते हैं, ये ना कहें कि मैंने ही कहा है कि आप सबसे बड़ी सियासी जमात है। नहीं, आपने दावा की है। आप अगर आप ये कह रही हैं तो मैं तो इसको साबित करने के लिए तैयार हूं कि पार्लियामान की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा वोट 8 फरवरी को हमने लिए,
तहरीक इंसाफ का जो लीडर है वो 90% लोगों का लीडर है। 8 फरवरी को जो रेफरेंडम उनके नाम पे आया था वो भी आपके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ इस वक्त 3/4 के साथ पार्लियामान के अंदर मौजूद है। वोटर के एतबार से हो या फिर स्ट्रीट पावर के एतबार से हो या फिर पार्लियामान के एतबार से हो, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय भी हो सकती है, फिर उस राय पे मशावरत भी होती है, बहस भी होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी कोई बड़ी जो है जंग नहीं है जिसका आपने इतना बढ़ा चढ़ा के इसको पेश किया। पार्टियों में ग्रुपिंग भी होती है, पार्टी में इख्तिलाफ राय भी होता है, लेकिन जब हम कमरे से बाहर निकलते हैं तो हमारे सफ़ों में इत्तेहाद भी होता है, इत्तेफाक भी होता है। पॉलिटिकल पार्टी में ये ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी की के मीटिंग में सबकी राय जो है किसी चीज़ के बारे में एक हो। नहीं, डिफरेंट शफी लोगों साहब, की डिफरेंट आपने राय हो कहा सकती है। आपने कहा कि मैं बात को बढ़ा-चढ़ा कर बयान कर रही हूँ। तो ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं, क्या वो भी बात को बढ़ा-चढ़ा कर बयान कर रहे हैं? क्योंकि वो तो ये शिकवा कर रहे हैं कि जब आप उनके सामने होते हैं, तब वो और बात करते हैं। जब पीठ पीछे बात होती है, तो वो और होती है। आपके लोग ये कहते हैं कि जी अचकज़ई साहब को तो इमरान खान साहब जो है मज़ाहमत के लिए लेकर आए थे और ये यहाँ पर कौमी हुकूमत बनाने की बात करते हैं, हुकूमत के साथ मिलकर चलने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि कमरे से बाहर जब आप निकलते हैं तो आप लोग एक होते हैं। तो ये तो मुनाफ़िकत का इल्ज़ाम आ रहा है आपके लोगों के ऊपर। आप ही की पार्टी की देखिए, जहाँ तक महमूद इनकी खान तरफ से, अचकज़ई साहब की तरफ से। जहाँ तक जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब की बात है, तो महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान खान साहब की वजह से ही अपोज़िशन लीडर हैं। तहरीक इंसाफ का वोट उनको पड़ा है, उनकी तो अपनी एक हुँ, ही सीट है। इमरान खान साहब ने उनको हुँ, नामज़द किया, नामज़द करने के बाद तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएज़ ने उनको वोट दिया, फिर 5 महीने उनका नोटिफ़िकेशन का इश्यू रहा। तहरीक इंसाफ इस फैसले के साथ स्टिक रही, फिर स्ट्रीट मूवमेंट जो सोहेल आफरीदी साहब ने एक मोमेंटम बनाया, उस प्रेशर में इनका हुँ। नोटिफ़िकेशन हुआ। तहरीक इंसाफ को कंप्लीटली एतमाद है महमूद खान अचकज़ई साहब पर और अचकज़ई साहब को तहरीक इंसाफ पे कंप्लीटली एतमाद है। इमरान खान साहब का जो आखिरी पैगाम सोहेल आफरीदी साहब को मिला है, एक तो उनको शाबाश मिली है उनकी परफॉर्मेंस पे और उनके साथ ये भी उनको बताया गया है कि अगर आपने कोई भी सियासी फैसला करना है, तो वो आप हुँ। अचकज़ई साहब के साथ मशवरा करके, अलामा साहब के साथ मशवरा करके उनको लूप में लेके करें। आज भी जो भी फैसला लिया जाता है तो महमूद खान अचकज़ई साहब को लूप में भी नहीं तो लिया क्या ये जाता है और जो उनको मर्दान एतमाद में भी जलसे लिया का जाता है। फैसला था, शफी साहब, ये जो मर्दान जलसे का फैसला था, इसमें फिर आपने अचकज़ई साहब को लूप में नहीं लिया था क्या? देखिए, मर्दान का जलसे का जहाँ तक बात है, वो इमरान खान साहब की डायरेक्ट हिदायत थी कि आप खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल का जलसा हमने कैंसल किया, जिसको इमरान खान साहब ने सराहा। पीस और हारमनी हुँ, के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। जब भी हुँ, पाकिस्तान और रियासत की बात आई है, इमरान खान हुँ, साहब ने ज़ाती तरजीहात को साइड पे रखा है और 9 अप्रैल का जो जलसा था, वो हुकूमती की दरख्वास्त पे ही पीस टॉक की वजह से कैंसल किया गया। तो इमरान खान साहब की डायरेक्टली हिदायत थी कि आप 9 अप्रैल के जलसे कैंसल करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में दिन की रोशनी में 10 दिन के अंदर जलसा करे। पॉलिटिकल ठीक है। कमेटी ने मर्दान का इंतखाब किया और 19 तारीख का इंतखाब किया। तो ये तो इमरान खान साहब की डायरेक्ट हिदायत थी, उसी हिदायत पे ये जलसा किया गया। अच्छा, तो ये जलसा कामयाब रहा, नाकाम रहा? क्योंकि पिछले हफ्ते मरवत साहब थे, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने दावा किया था कि ये जलसा कामयाब नहीं होगा, ये कोई बड़ा पावर शो नहीं होगा। और आप माज़रत के साथ अगर आपको आपने बुरा भी जलसे लगे, तो को ये वाक़ईतन कोई बड़ा पावर शो नहीं था ये शफ़ी साहब। आपने ज आपने जलसे को फिर सही तरीके से कवर नहीं किया। मर्दान की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था। इसी ग्राउंड पे इमरान खान साहब ने जलसा किया था, वो सबसे बड़ा जलसा था। उसके बाद मर्दान अच्छा। की तारीख का इस ग्राउंड पे सोहेल आफरीदी साहब का और तहरीक इंसाफ का जो ये पावर शो था, ये सबसे बड़ा पावर शो था। चलिए, वहाँ पे कितने जो आदमी जगह थे? थी वो कम ये पड़ गई। एक फ़ेमस डायलॉग भी है शफ़ी साहब, कितने आदमी थे आप बता दें जलसे में? इसके बाद मैं अगला जो सवाल जगह करती थी हूँ आपसे। आसमा साहिबा, जो जगह जिस ग्राउंड का इंतखाब किया गया था, वो जगह कम पड़ गई थी। जितने लोग ग्राउंड अच्छा। के अंदर थे, उससे ज़्यादा ग्राउंड के बाहर थे, जिसके तो ये तो मनाज़िर नहीं आप हुआ कि देख शफी सकते जान हैं। साहब जगह इसलिए कम पड़ गई हो कि वो जो रिहाई फोर्स आपने बनानी थी, वो जो 10 लाख लोग जो हैं वो पोर्टल पे नहीं आए, तो वो 10 लाख उधर आ गए हों मैदान में? ये तो नहीं हो गया था क्योंकि पोर्टल पे तो दिखाई नहीं दिया हमें 10 लाख लोग शफी साहब। नहीं, रिहाई फ़ोर्स तो यहाँ पे नहीं आई थी, यहाँ पे आम कारकुन आया था। ये रेफ़रेंडम था, ये एक जोश था, जुनून था और जिस तरीके से लोगों तो ने फिर रिहाई वहाँ पे फोर्स कहाँ आके गई? तरीके सर यही तो सवाल है मेरा। रिहाई फोर्स यहाँ भी नहीं देखिए, आई, जहाँ पोर्टल तक पे भी नहीं आई, कहाँ गई थी? नहीं देखिए रिहाइश फ़ोर्स तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर सियासी एक्टिविटी से कोई काम नहीं होगा।
वो तो पार्टी जो भी तहरीक के हवाले से लाएमल देगी उसमें वो सफ़े अव्वल में नज़र आएगी। 60,000 का फिगर हम क्रॉस कर चुके हैं और जिस दिन हम कुछ ही दिनों में 1 लाख का फिगर क्रॉस कर लेंगे, 1 लाख का फिगर क्रॉस करेंगे तो बाकायदा इनका हल्फ होगा और 10 लाख जो है वो हमारा अल्टीमेट गोल है और वो भी इंशाल्लाह हम कुछ ही दिनों में हासिल कर लेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ कैंप्स लगे हैं, बाकी इलाकों के लिए हम डिजिटल डैशबोर्ड खोल रहे हैं, जहाँ से सिंध के नौजवान, पंजाब के नौजवान और फिर बलूचिस्तान के नौजवान उसमें शामिल होंगे। नौजवानों का काफ़ी जोश-ओ-खरोश है, बड़ी गहमा-गहमी है। आपने देखा होगा, मेरे अपने हल्के का आपको जी, जी। अहवाल बता दूँ कि जिस दिन हमने कैंप लगाया कुछ ही देर में 1000 जो मेंबरशिप हमने करनी थी वहाँ पे उनको हमने घंटों में कंप्लीट किया। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी चीज़ हो, वो नौजवान उसमें शामिल होंगे। जहाँ तक रिहाई फ़ोर्स की बात है तो बिल्कुल उस पे काम शुरू है, 60,000 का फिगर क्रॉस कर चुके हैं। अनकरीब हम अपना गोल अचीव कर लेंगे। ठीक है। और ये जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं आपके, ये जो लान-तान करते फिरते हैं, आपको नहीं लगता कि इससे वो जो नौजवान है, जो बलूचिस्तान से आना है, जो सिंध से आना है, मुख्तलिफ जगहों से जहाँ से आप उम्मीद रखे हुए हैं, उसको ये सारी चीज़ें मुतासिर करती हैं? सेक्रेटरी जनरल का ओहदा एक बड़ा ओहदा है, वो आकर मीडिया से बात करते हैं, बानी की बहन के हवाले से बात करते हैं, मिलने वाले ओहदों पर लानत भेजते हैं, इस्तीफ़ा देने की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं मैं इमरान खान को इस्तीफा दूंगा क्योंकि ही नोस कि उनसे तो मुलाकात होनी नहीं है। भाई बैरिस्टर गौहर है ना बाहर, उनको दे ना इस्तीफा, क्यों नहीं दिया अभी तक? देखिए आसमा साहिबा, एक बात तो साबित हो गई है कि तहरीक इंसाफ इतनी पॉपुलर है और इतनी बड़ी जमात है कि उसके अंदरूनी इख्तिलाफ पे ही पूरा शो हो रहा है। तमाम आपके सवालात तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तिलाफात पे है, तो ये हमारी कामयाबी है कि हमारी अंदरूनी इख्तिलाफ को भी मीडिया इतना हाइप देता है। बात सलमान अकरम राजा साहब की है तो वो एक सुलझे हुए इंसान है, उसकी बड़ी मेहनत है, वो बड़ी मेहनत से जनरल सेक्रेटरीशिप शफी का जो साहब एक ओहदा सेकंड है। अगर मैं आपको रोक सकूं, वो गालिब ने जी, कहा था, जी। अगर अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है वैसे, कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके आपसी इख्तलाफात को हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये कोई आपकी कामयाबी है सर, ये तो सवालिया निशान है एक बहुत बड़ा। आप लोगों की, आप कोई जैसे जो सवालिया निशान नहीं है। रहनुमा हैं उनकी कोई सव कारकर्दगी को के ऊपर आप मामलात को सुलझाएं, आप इस पे खुश हो रहे हैं शफी जान साहब? कोई सवालिया निशान नहीं है। ये हमारी अच्छा। कामयाबी है कि हमारी अंदरूनी इख्तिलाफ को भी इतना सीरियस लिया जा रहा है कि मीडिया उसको हाइप भी दे रहा है, मीडिया उस पे बात भी कर रहा है। तो इस बात की निशानी है कि तहरीक इंसाफ ही सिर्फ वाहिद बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रह चुकी है जिस पे तमाम मीडिया के तमाम अपोजिशन पार्टीज़ की नज़र है और जो हमारे चलिए अंदरूनी शफी साहब, इख्तिलाफ है उसको अगर आप इस डिस्कस पे किया खुश जा हैं, रहा है। अगर आप इस पे खुश हैं तो आपकी खुशी खराब नहीं करते। मैं तो प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, शफी जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कल फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह ने के बाद।